हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी यानी प्राइमरी एक्टिविटी इससे पहले आती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है एक्चुअल में? जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, जो फार्मिंग, फिशरीज यानी जो रूट लेवल से जो ओरिजिनेट होती है, यानी कहने का मतलब जैसे मान लो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप का, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होता है। अब प्रोडक्शन करने के बाद जो उसका स्टोरेज वगैरह है, या मान लो उसका कुछ और चीज़ें हमें बनाना है, ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल में कि हमने ट्री है, ट्री को हमने कटिंग किया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब उस प्रोसेस से हमने पेपर बनाया। जो पेपर बनाने की जो प्रोसेस हुआ, यानी इंडस्ट्री में, तो कोई भी जाकर फैक्ट्री में बनेगा, इंडस्ट्री में बनेगा जाकर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो आज हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, द चेंज ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट मोर वैल्यू टू पीपल। ठीक है, एज आई यू सीन द पल्प ऑफ द चेंजेस इनटू द पेपर एंड पेपर इनटू द नोटबुक। पेपर है, पेपर से हमने नोटबुक बनाया। दिस रिप्रेजेंट ऑफ द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी पहले तो हमने क्या बनाया, उसे पेपर बनाया ट्री से, वुड पल्प से, और इसके बाद हमने फिर उसे नोटबुक बनाया। तो ये होता क्या है, ये इसी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़ का हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसी को हम क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे देखो, द पेपर मेड फ्रॉम द पल्प, ठीक है, एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन। जैसे कॉटन है, कॉटन को किसान ने पैदा किया, उससे मतलब जो भी है क्रॉपिंग किया, फसल किया, उगाया उसे, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। अब जो कॉटन से जो क्लॉथ्स बनाया गया, कॉटन से जो क्लॉथ्स बनाया गया उसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी मैन्युफैक्चरिंग करके। added them the each stage of the manufacturing process, जो भी वही मैंने बताया अभी। this way of the finished product as a more value added utility and the raw material that is made from the, जो भी रॉ मटेरियल होता है, यानी जिससे हम कोई भी चीज़ बनाएंगे, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कॉटन है, अब कॉटन मान लो प्रोडक्शन हुआ खेत में, अब इसके बाद जो है उस कॉटन से हमने क्या बनाया, क्लॉथ, इंडस्ट्रीज में गया, वहां से क्या मैन्युफैक्चर होके क्या बन गया, क्लॉथ्स बन गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी जो इनिशियल स्टेज था उसे हम क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल। अब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये क्या है, ये रिलेट करता है किससे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट इज द कंसर्न ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। इसमें प्रोडक्शन होता है गुड्स का, गुड्स मतलब जो कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल एंड द प्रोविजन ऑफ द सर्विस, ये प्रोवाइड किया जाता है सर्विस, दिस हैविंग द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हमारे पास आता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हमारे पास जो है ये बताया गया है इसके बारे में, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होता है हमारे पास, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड एंड मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल्स दे यूज। कौन कौन से टाइप होती हैं, एग्रो बेस्ड यानी एग्रीकल्चर जो होता है, मिनरल क्या होता है, जो भी माइनिंग की जाती है अर्थ क्रस्ट से, मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। मैरीन मतलब जो भी सी वगैरह से मतलब हम निकालते हैं, पाए जाते, ऑब्टेन करते हैं, तो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैरीन बेस्ड बोलते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड क्या होता है, जो भी हम फॉरेस्ट से, जंगल से हम डिपेंड रहते हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, जैसे मान लो ट्री हो गया, और बहुत सारी मेडिसिन कह सकते हैं हम, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम डिपेंड किससे रहते हैं, फॉरेस्ट पे रहते हैं। ऑन द टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये सारे क्या प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, यूज प्लांट एंड एनिमल्स, क्या करते हैं, यूज क्या करते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स यूज होते हैं उसमें। बेस्ट प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स
फूड प्रोसेसिंग वेजिटेबल्स ऑयल, जिसमें से हमें एग्रो बेस्ड से क्या मिलता है, फूड प्रोसेसिंग होता है, वेजिटेबल ऑयल मिलता है, कॉटन टेक्सटाइल एंड डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, एंड लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज प्रोवाइड होती हैं, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है। तो इससे सारी चीज़ें हमें ये चीज़ें मिलती हैं। अब हमारे पास मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो हम कहते हैं, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है दैट यूज मिनरल और देयर रॉ मटेरियल्स, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड द इंडस्ट्रीज आयरन मेड फ्रॉम द आयरन ओर। जो आयरन होता है वो कहाँ से बनता आता है, आयरन ओर से आता है। द प्रोडक्ट ऑफ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज दिस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं इसका कहाँ यूज होता है, रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है इसका फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। उसमें बहुत सारे, यानी कहने का मतलब मिनरल्स हैं, तो मिनरल से हमें बहुत सारे अदर वेराइटीज़ के जो उसमें मिनरल्स या मान लो मेटल्स पाए जा सकते हैं। एंड हम उसका जो प्रोडक्ट सच एज द हैवी मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड मटेरियल एंड रेलवे कोचेस, उस मिनरल से जो हमारे पास जो ऑब्टेन होता है मेटल, यानी जो आयरन हुआ, तो उसका हम इंडस्ट्रीज में उसका यूज कर सकते हैं, मशीनरी बनाने में उसका यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, रेलवे कोचेस एंड मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होता है यूज प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम द सी ओशियंस, यानी कहने का मतलब जो भी समुद्र या महासागरों से जो प्राप्त होने वाले रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो उनको मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में हमारे साथ यहाँ हमारे पास दे रखा है, इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, जैसे मान लो कि समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, ठीक है, अब उससे जो है सी फूड से, यानी कहने का मतलब जो मछलियाँ हमने पकड़ा, ठीक है, उससे हमने उस मछलियों को हम फिश ऑयल नाम सुना होगा, फिश ऑयल होता है, ठीक है, तो मछलियों को जो है सूखा कर या जो भी प्रोसेस होता है वो करके उनसे जो है ऑयल निकालते हैं, तो वो हमारे बहुत सारी मेडिसिन में भी उसका यूज होता है। तो ये क्या हो गया, जो सी ऑयल हो गया, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गया। और जो हमने मछलियों को पकड़ा, ठीक है, मैरीन बेस्ड से, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़। एंड नेक्स्ट हमारे पास पता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, द रॉ मटेरियल्स, द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट और पल्प पेपर, यानी कहने का मतलब फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। यानी कहने का मतलब इसका हम जो फॉरेस्ट होता है उससे हमारे डेली लाइफ में यूजेस क्या क्या आ सकती हैं, जैसे हमारे पास आती हैं, पेपर हो गया, हम वुड से बनाते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, मेडिसिन वगैरह हो गई, फर्नीचर हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, तो ये सारे क्या होते हैं, किस पे बेस्ड हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। तो साइज जो होता है रेफर टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड अंडर स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। यानी डिपेंड करता है साइज पे, साइज कैसे किस पे डिपेंड करता है कि उस पे कितने लोग काम कर रहे हैं, हमने उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है उस चीज़ पे, ठीक है, और कितना हमें उसकी प्रोडक्शन है। अगर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है तो हमें ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब ज़्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल बोलते हैं। सपोज एग्जांपल में हमारे पास जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, छोटे इंडस्ट्री, जैसे मान लो कि स्पोर्ट्स मटेरियल, जैसे मान लो कोई भी कॉटन क्लॉथ्स को सिलाई की जाती है, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, तो उसमें लार्ज या मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा होगी तो लार्ज स्केल में उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। डिमांड कम है तो उस चीज़ के हमें स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है उसकी डिमांड कितनी है, ठीक है। कॉटेज आर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ द स्मॉल स्केल्स। इन जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं तो उन्हें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं। द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, जो हाथ से बनाई जाती हैं, एंड आर्टिजन्स एंड बास्केट वीविंग एंड पोएट्री एग्जाम्पल में है ये हमारे पास, and other handicrafts of example cottage industries. Small scale industries are the use lesser amount
एंड कैपिटल, वही जो हमने अभी बात की कि उसमें जाता जो क्या क्या होता है, उसमें लेसर अमाउंट इन्वॉल्व होता है, एंड टेक्नोलॉजी भी उसमें कम इन्वॉल्व होती है एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल। इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है या इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी यूज आर सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक अ सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल्स हैवी मशीनरी पार्ट्स जो हो गए, ये सारी क्या होती हैं, लार्ज स्केल में इसको किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब जो हमारे पास है यहाँ पे ओनरशिप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें जो ओनरशिप में अगर हमारे पास की बात करें तो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर या जॉइंट सेक्टर। तो ये हमारे पास इसके टाइप्स हैं, जिसमें से प्राइवेट सेक्टर होगा, एक स्टेट ओन्ड यानी स्टेट का उसमें ऑक्यूपेशन होगा, या पब्लिक सेक्टर होगा जो लोगों के लिए होगा, या जॉइंट सेक्टर होगा, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर हो सकता है जिसमें कोऑपरेट करे दोनों, स्टेट भी गवर्नमेंट, सॉरी मतलब गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करे, कुछ शेयर करे और कुछ ऑनर भी करें उसके। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और ऑपरेट बाय द इंडिविजुअल। अगर हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसको इंडिविजुअली पर्सन उसको ऑपरेट करता है, यानी कोई एक किसी एक पर्सन या व्यक्ति उसका ऑनर हो सकता है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है उसमें, कोई भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो सकता है। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड बाय द ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर होता है, जो पब्लिक लोगों की सेवाओं करने के लिए, तो दोनों होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी, लेकिन उसमें इन्वॉल्व किसका होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। सच एज द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इनमें मतलब गवर्नमेंट भी कोऑपरेट कर रही है। तो ये हमारे पास ओनरशिप की हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं स्टील एंड यहाँ से हाँ स्टील एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड लिमिटेड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गई है, और ऑन एंड द ऑपरेटेड ऑफ द स्टेट इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। इसमें ग्रुप लोग, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एग्जांपल आवा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में से बोल सकते हैं। अब बात हम करें कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर या सप्लायर बाय द रॉ मटेरियल लाइक अ वर्कर और बोथ, ठीक है, जिसमें बोथ इन्वॉल्व होते हैं। यानी कहने का मतलब कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि जिसमें वर्कर भी इन्वॉल्व हो और साथ में इंडिविजुअल पर्सन भी इन्वॉल्व हो, लाइक आनंद मिल्क, ठीक है, यूनियन लिमिटेड ऑफ सुधा डेयरी सोर्सेस ऑफ स्टोरेज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। यानी कहने का मतलब कि उसमें जो है इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व हो जाता है, और आनंद मिल्क हो गया, नाम तो सुना ही होगा इसका, ठीक है, जो मिल्क आता है, तो इसमें जो है कोऑपरेटिव, यानी कहने का मतलब लोग भी अपना इन्वॉल्व होके उसमें कोऑपरेट करते हैं। कुछ हिस्सा जो है ऑनर, जो पर्टिकुलर ऑनर होता है उसको देते हैं, उससे फ्रेंचाइज में ले लेते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन की अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज, तो लोकेशन कहाँ पर डिपेंड हो सकती है इसकी इंडस्ट्रीज की। तो द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द लोकेशन इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तो वहीं तो हम इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। एंड लैंड, water, labor, power, capital, transport and market industries are situated at a where some of the all these factors are easily available। यानी कहने का मतलब कि हम अपनी कोई भी मान लो कि अपना मान लो फैक्ट्री मान लो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो एस्टेब्लिश करने के लिए हमें उस चीज़ का रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल जहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा, लैंड अवेलेबल होगी, वाटर, ठीक है, लेबर पावर एंड कैपिटल ट्रांसपोर्ट, ठीक, कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट मार्केट। अगर ये सारी चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल होंगी हमें इजीली एंड चीप क्वांटिटी में, मतलब कहने का मतलब चीप, जैसे लेबर है हमें सस्ते उसमें मिल जाते हैं,
ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम कोई भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ। कोई भी फैक्ट्री हम इस्टेब्लिश करते हैं, सपोज कोई हमने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया दिल्ली में, तो दिल्ली में हाई रेंट पे करना पड़ेगा हमें उस प्लेस के लिए, और जो लेबर चार्ज होगा वो भी हाई पे करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो भी हाई पे करना पड़ेगा। यानी वो तो डिपेंड करता है कि हमें उसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ हमें पहुँचाना है, ठीक है। तो अगर वही चीज़ अगर हम सपोज हम किसी गांव में इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि आजकल सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है वो चीज़, तो फैक्ट्री ऑपरेट होती है, तो वहाँ पे जो लैंड होगी वो भी हमें सस्ते उसमें मिल जाएगा, सस्ते अमाउंट में, और लेबर भी सस्ती हमें मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि हमें वहाँ पे हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो वो प्रोडक्शन जो है हमें ईजिली अवेलेबल होगा और चीप क्वांटिटी में अवेलेबल होगा वहाँ से, तो हमें प्रोडक्शन हमें जो होगा उसमें हमें बेनिफिशियल, यानी कहने का मतलब हम जो एडवांटेज होगा वो हमें ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग जो है यानी फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश करते हैं, ऑनर जो इंडिविजुअल होते हैं वो सारी चीज़ें देख के चलते हैं। आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। इंडस्ट्रियल सिस्टम की अगर हम बात करें, द इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सब इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट्स। सॉरी, यानी कंसिस्ट उसमें कहता है इनपुट हम कितना दे रहे हैं, आउटपुट कितना निकल रहा है। द इनपुट्स आर रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ द इंक्लूडेड वाइड रेंजेस एक्टिविटी दैट कन्वर्ट इनटू द रॉ मटेरियल्स इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी द output are end of the product of the income earned from the it. In case of the textile industry, of the input may be cotton, human labor, factory and transported cost the process including the gaining, spinning, weaving, dyeing, painting, output of the shirt you wear. यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम्स यानी ये सारी चीज़ें अगर हम मान लो रॉ मटेरियल कन्वर्ट के सारी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसकी सारी चीज़ें हमें लागत जोड़नी पड़ेगी। यानी अगर हमने रॉ मटेरियल लिया, सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या यहाँ पे एग्जांपल है शर्ट का है, तो शर्ट कैसे बनती है, तो शर्ट बनती है कॉटन से बनती है। तो कॉटन हमने पहले रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, रॉ मटेरियल के बाद हमें जो उसमें डाई करना है, प्रिंटिंग करनी है, ठीक है, और स्पाइनिंग करना है, गैनिंग करना है, वीविंग करना है, डाइंग करना है। तो ये सारे प्रोसेस हमें उसमें जो है जो हमें उसमें मेहनत लगेगी या जो हमें उसमें एडेड वैल्यू हो करेंगे, तो वो सारी हम वैल्यू को ऐड करके जो कॉस्ट उस शर्ट की तैयार हुई बनकर, तो अब उसमें हमें एडवांटेज भी हमें कुछ होना चाहिए, यानी कुछ हमें कि हमने मान लो कि उसका हमने मैन्युफैक्चरिंग किया तो हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो उस हम मान लो कि लागत मान लो कि एक शर्ट की मान लो कि हमने उसका प्रोडक्शन करने में सपोज हमने 200 रुपये लगा दिया, मिनिमम एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, सपोज हमने 200 रुपये लगा दिया। अब 200 रुपये बन के वो तैयार होती है चीज़, तो 200 रुपये जो बन के तैयार होगी शर्ट, तो उसको कम से कम हमें उसमें कुछ एडवांटेज होना चाहिए। मान लो 200 रुपये के हमने बनाया तो कम से कम 50 रुपये लागत लगी उसमें, सब कुछ हमने लागत लगाकर हमने जोड़ा, ठीक है, 200 रुपये की बन गई। अब उसको हम मार्केट में सेल करेंगे, तो मार्केट में सेल करने पे आई थिंक अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी 50 रुपीज़ वो एडवांटेज ज़्यादा ले रहा है या 100 रुपीज़ ले रहा है, तो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, ठीक है, तो मार्केट में कितने की सेल होगी, 200 की तो बन के तैयार हुई, तो 250 की बेच सकता है वो या 300 की बेच सकता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात होगी। इंडस्ट्रियल रीजन्स की अगर हम बात करें, तो इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द क्लोज ऑफ ईच अदर एंड शेयर ऑफ द बेनिफिट्स देयर क्लोजनेस। मेजर इंडस्ट्रीज आर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब बहुत सारी कंपनीज इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हो रखी हैं। आर ईस्टर्न एंड नॉर्थन अमेरिकन, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड ईस्ट यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रखी हैं। तो हमारे यहाँ पे आपको पता होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी
यानी हिस्ट्री में जब चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या करती थी, सेम यही काम करती थी ना, जो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है खरीदती थी, परचेस करती थी, अपने वहाँ पे इंडस्ट्री में जो उसको बनाती थी, बनाने के बाद जो है उसको शर्ट टी शर्ट जो भी मतलब गुड्स बनाना होता था, उसे मैन्युफैक्चर करके उसको डबल या ट्रिपल रेट पे, उसको कई गुने रेट पे आके इंडिया में फिर उसको सेल करती थी। तो ऐसे करके वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कमाती थी, अर्न करती थी मनी। आगे हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन टेंड्स टू बी लोकेटेड एट द टेम्परेट एरिया नियर द सी पोर्ट, जहाँ पे मतलब हमें कहने का मतलब जैसे मान लो कि सी पोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, स्पेशली नियर द कोल्ड फील्ड्स। ठीक है, इंडिया हैज अ सेवरल इंडस्ट्रीज रीजन लाइक अ मुंबई, यानी कि मुंबई में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग किया हमने प्रोडक्ट का, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वहाँ पे जो है सी पोर्ट अवेलेबल है, हम फॉरेन कंट्री में भी उसे सप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ईजिली अवेलेबल हो, लाइक अ मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन एंड हुगली रीजन। ठीक है, हुगली जो है, हुगली रीजन पे क्या स्टेब्लिश हो रखी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हुगली रिवर, ये क्या है, रिवर है, ठीक है, तो हुगली रिवर पे ही स्टेब्लिश हो रखी थी, वहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्ट करते थे, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो है अदर कंट्री यानी ब्रिटेन में जाता था, और वहाँ पे एक रॉ मटेरियल जो है मैन्युफैक्चरिंग करके उसका गुड्स बनाकर उसको फिर अगेन सप्लाई कर दिया जाता था। अहमदाबाद हो गया, बड़ोदरा हो गया रीजन, एंड छोटा नागपुर हो गया इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, एंड गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन। ये तो सारे जो हैं उसके जगह के नाम हैं कि जहाँ जहाँ पे ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे इजी सभी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक, आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मेजर इंडस्ट्रीज, यानी कहने का मतलब जो बहुत सारी इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, वो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हम देखते हैं, द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन ऑफ अ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री आर ओल्डर इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द इमर्जिंग इंडस्ट्री, यानी कहने का मतलब सिमिलरली इस टाइप की जो इंडस्ट्री हैं वो इमर्ज होके आ रही हैं। द कंट्रीज इन यूएसए सॉरी द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आज लोकेटेड इन, कहाँ पे, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रसिया। देखो जो ये कंपनी, ये जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती हैं, तो मैंने बताया अभी कि जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है वहीं पे इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। साउथ कोरियन, जापान, ताइवान, ये मेजर हमारे पास इसके हब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इंडस्ट्री आर सिलिकॉन वैली एंड सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया, ये सारे किसके हैं, इंडस्ट्रीज के हब माने जाते हैं। हब मतलब जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में इनका पाया जाए। आगे हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो लाइक अदर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू कंपेरिजस वेरियस इनपुट्स, यानी हमें इसमें बहुत सारे इनपुट्स देना पड़ता है, प्रोसेस ऑफ द आउटपुट्स, यानी आउटपुट्स में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज अ फीडर ऑफ द इंडस्ट्री whose product are used to the raw materials for other industries. The inputs of the industry include of the raw materials such as the iron ore, पहले आयरन ओर होता है, कोल उसमें ऐड किया जाता है। हमें पता है कि जब हम स्टील को हम बनाते हैं तो उसमें आयरन ओर से क्या डालते हैं, कोल डालते हैं, लाइमस्टोन डालते हैं, एलोंग विद लेबर भी इंक्लूड होती है, कैपिटल भी इंक्लूड होता है, यानी मनी, पैसा, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज होता है। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील, यानी कहने का मतलब आयरन ओर से कन्वर्ट करने के लिए स्टील में, तो ये हमें सारा प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या मिलाते हैं, कोल, लाइमस्टोन, किसमें, आयरन ओर में, तो वो फिर लेबर वर्क भी लगता है, तो ये फिर क्या बनता है, स्टील बन जाता है। इन्वॉल्व मेनी स्टेजेस, रॉ मटेरियल्स इज इट पुट द ब्लास्ट ऑफ द फर्नेस एंड अंडरगोस ऑफ द स्मेल्टिंग, फिर उसको स्मेल्ट करते हैं, यानी कहने का मतलब उसको पिघलाते हैं। इट इज द रिफाइंड द आउटपुट ऑब्टेन
steel which may be used for other industries raw materials. It is a tough and can easily be saved. इस बहुत क्या होता है, टफ होता है, फिर उसको हम सेफ में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में कुछ दिखा रखा है, देखो 8 टन ऑफ कोल, ठीक है, ये कोल का फॉर्म है, एंड ये क्या है 4 टन्स ऑफ आयरन ओर, ये आयरन ओर हो गया, एंड 1 टन ऑफ लाइम स्टोन। अब हम इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड किया है विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड फर्नेस, ये फर्नेस यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, हमने इसमें सारा कुछ डाला। अब ये स्मेल्ट करेगा, यानी मेल्टिंग करने के बाद ये जो है मोल्डन स्टेट पे आएगा, फर्नेस में डालने के बाद फिर लास्ट में कितना, ये जो है स्टील प्रोडक्ट जो है ये हमें बन के तैयार होता है। तो फिर हम इसको सेफ देते हैं। Cut made into the wire, special alloy steel can be made of the adding a small amount of other metals such as aluminum, nickel, and copper alloy. Give the steel unusual hardness of the toughness, ability to the resist rust. यानी कहने का मतलब कि इसमें रस्ट से क्या होता है, फ्री होता है। आगे हम बात करते हैं, स्टील इज ऑफ्टन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो स्टील है एक तरह से क्या है, बैकबोन का काम करती है इन दी मॉडर्न इंडस्ट्री में। यानी जो आजकल की जो इंडस्ट्री है, देखो आजकल घर भी बनता है, कंस्ट्रक्शन करता है, बनाया जाता है, घर में हर एक चीज़ें स्टील यूज, स्टील की रेलिंग्स हो गई, स्टील की मतलब जो भी डेकोरेटिव थिंग्स होते हैं वो लगाई जाती हैं। ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी यूज़ द आइदर मेड ऑफ द आयरन एंड स्टील, यानी आयरन का तो पहले किया जाता था, लेकिन आजकल मोस्टली जो है स्टील का यूज़ किया जाता है। क्योंकि स्टील का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो रस्ट फ्री है। हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी, टूल्स बनाने के काम आता है, मशीनरी पार्ट्स हो गए, ठीक है, शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज, ठीक है, मेड ऑफ लार्ज स्टील्स, इसमें क्या कंजप्शन होता है बनाने में। इवन द सेफ्टी पिंस एंड नीडल्स, यानी कहने का मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों से लेके अब बड़ी इन मशीनरी पार्ट्स तक हम स्टील का यूज करते हैं। नीडल्स यू सी द मेड ऑफ द स्टील, हमने सुई देखा ना, सुई सिलने वाली जो होती है, ठीक है, जैसे सुई धागा में डालते हैं, तो धागे में उसे डाल के सिलते हैं, तो उसे उसमें वो भी स्टील की बनी होती है। यानी कहने का मतलब एक छोटी सुई से लेके और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का भी हम यूज स्टील का हम करते हैं। Oil wells are drilled with a steel machinery, steels and pipelines transported oil, ठीक है, यानी पाइपलाइंस हो गया, ट्रांसपोर्टेड जो भी पाइपलाइंस होती है उनका ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका भी यूज किया जाता है, इसमें स्टील का यूज किया जाता है। मिनरल्स आर माइंड विद अ स्टील इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो मतलब माइनिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी स्टील के बने होते हैं। एंड मशीन्स मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग्स एंड स्टील फ्रेमवर्क, यानी कहने का मतलब स्टील का यूज जो है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में आज मॉडर्न डे में हो रहा है। आगे हम बात करते हैं, बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर द रॉ मटेरियल्स एंड पावर सप्लाई एंड द रनिंग ऑफ वाटर इजीली अवेलेबल, ठीक है। पहले के टाइम में सारा चीज़ क्या था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेट कहाँ होती थी, जहाँ पे रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल होता था। क्योंकि देखो हम रॉ मटेरियल जहाँ पे अवेलेबल हो गया तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले के टाइम में कम होती थी, तो हम जहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता था वहीं पे हम इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते थे। एंड रनिंग ऑफ वाटर इजली अवेलेबल, यानी पानी भी अवेलेबल हो। लेटर द आइडियल ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री वाज नियर द कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू द कैनल एंड रेलवेज, जहाँ पे रेलवे का मतलब से हम ट्रांसपोर्ट सप्लाई भी कर सकें इजिली। सॉरी, अगर हम देख 1950 में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू लोकेटेड इन अ लार्ज एरिया ऑफ अ फ्लैट लैंड, यानी फ्लैट मतलब इक्वली जो फ्लैट लैंड होती है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट इजिली वहाँ पे जा सके, नियर द सी पोर्ट, and this is because of this time steel work and becomes very large and iron ore had be important from the overseas। यानी कहने का मतलब इनका साथ लार्ज क्वांटिटी में इनका यूज होने लगा तो प्रोडक्शन भी लार्ज क्वांटिटी में होने लगा, और जब प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में करने के लिए हमें मशीनरी को, जो इंडस्ट्रीज को जो है उनको इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़े।
In India, iron ore and steel industry developed taking advantage of raw material, ठीक है, रॉ मटेरियल चीप लेबर, वही जो हमें अभी हमने बताया था, जो हमने बात की कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, सस्ती लेबर अवेलेबल हो, ताकि हम मार्केट में ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकें, या ज़्यादा, हम कहने का मतलब ज़्यादा हम उसमें एडवांटेज प्राप्त कर सकते, ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो। एंड ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज तो हमारे पास जो स्टील के जो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं वो भिलाई हो गया, एंड दुर्गापुर, एंड बुरहानपुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, एंड रुखेला हो गया, बुखारो हो गया, सिचुएटेड इन अ रीजन ऑफ द दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एंड भद्रावती, एंड विजयनगर, कर्नाटका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन सैलम इन तमिलनाडु, और अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेस, लोकल रिसोर्सेस का यूज करके हम इसका करते थे। अगर हम आप बात करते हैं किसकी, जमशेदपुर। अब जमशेदपुर में वहाँ की स्टोरी है जो है, ये क्या है, वहाँ पे टाटा, जमशेदपुर में क्या है, टाटा स्टील वर्क्स, यानी वहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो उसके बारे में हम ये जमशेदपुर से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।